आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखा था, उसमें 1 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। 24 क्वेश्चन का उत्तर हम लोगों ने कर चुके थे। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैनल जीरो फिजिक्स, जिस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बहुत ही वीडियो तैयारी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखेंगे, तेजी से चलने वाली बीटा की किरणें होती हैं। तेजी से चलने वाली बीटा की किरणें क्या होती हैं? ठीक ना। ऑप्शन दिया गया है आपको कि तेजी से चलने वाली बीटा की किरणें क्या होती हैं। इनको क्या कहा जाता है? फोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, तेजी से चलने वाली जो बीटा की किरणें होती है उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक ना, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा? तो tan डेल्टा बराबर होता है BV/BH। tan डेल्टा बराबर क्या होता है? BV/BH। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। tan डेल्टा बराबर BV/BH, जिसको नमन या नति कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? नमन या नति कोण कहते हैं। ठीक ना। आगे हम देख लेते हैं। एक बात और यहाँ पे हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तेजी से चलने वाली बीटा की जो किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है, क्योंकि बीटा की जो किरणें होती है वो ऋणावेशित होती है। ठीक ना। अगर हम आवेशों की गणना कर लेते हैं तो फोटॉन जो होता है, फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर 0 हो जाता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। आवेशों की तुलना करके यहाँ बताया गया है कि तेजी से चलने वाली बीटा की किरणें क्या होती है। तो बीटा किरणें ऋणावेशित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन होती है। लेकिन फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इनका विराम द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है, और आवेश का मान तो बिल्कुल ना, आवेश होता ही नहीं है। और प्रोटॉन है तो धनावेशित होगा, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसके बाद हमने आपको 26 नंबर क्वेश्चन बताया कि नमन या नति कोण का मान जो tan डेल्टा होता है, tan डेल्टा का मान हो जाएगा BV/BH। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। देखिए, C वाले संधारित्रों को समानांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो समानांतर क्रम में जो व्यंजक होता है वो सीधा होता है। तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समानांतर क्रम में 2C हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो प्रकाश की तरंगे, या एक्स किरणें, या अवरक्त किरणें। तो देखिए, प्रकाश की तरंगे भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, एक्स किरणें भी है, अवरक्त किरणें भी है, लेकिन ध्वनि की जो तरंगे है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिक का घनत्व कितना होता है? नाभिक का जो घनत्व होता है वो 2.29 गुणे 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 2.29 गुणे 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? वोल्ट बटा में मीटर है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि विद्युतीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है, और विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो फैराड होता है। विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, और
साथ साथ में वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक ना। वोल्ट प्रति क्या होता है, मीटर होता है। तो इन सारी बातों को आप लोग जान चुके हैं। चलते हैं आगे अगले टॉपिक में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 में कि एक एएमयू के मान कितना होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एएमयू के मान होता है 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 10 के पावर -27 kg, बिल्कुल सही आंसर है। 10 के पावर -27 kg होता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एएमयू है, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु द्रव्यमान, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -27 होता है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया रहता तो 1.67 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है। नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिर से देख लेंगे। एएमयू एक एटॉमिक मास यूनिट का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -27 हो जाएगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया रहता तो वो उस स्थिति में हम लिखते 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का ये होता है और ये आपका एटॉमिक मास यूनिट का होता है। तो इसमें तो सही पूछा गया है कि एक एटॉमिक मास यूनिट का मान कितना होता है, तो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक ना, 2.42 होता है। 1.5 किसका होता है, तो 1.5 जो होता है वो कांच का हो जाता है। पानी का कितना हो जाता है, तो 1.33 होता है। 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये हो गया कांच का हो जाता है और हीरा का होता है 2.42। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दाशमिक संख्या पद्धति में 25 को बताइए। 25 को दाशमिक संख्या पद्धति है, इसको द्विआधारी अंक में बदल कर बताइए। तो देखिए 25 को हम द्विआधारी में बदल देंगे। ऐसे 25 ले लीजिए, इस तरह से बना दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं। 25 में जो भागा दीजिएगा 2 से, कितना से भाग दीजिएगा, 25 में जो भाग दीजिएगा, 25 में जो भाग दीजिएगा 2 से, 25 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आपका कैंसिल होगा कितने बार में, 12 बार में। शेष कितने आएगा, 1। शेष कितना आया, 1 आया शेष आपका, ठीक ना। शेष कितना आया, 1 आया। फिर 2 से भाग दीजिए, 6 बार में गया, शेष कितना आया, 0 आ गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 3 बार में गया, कितना शेष आया, तो 0 आया। फिर 2 से भाग दीजिए, शेष 1 बार में गया, शेष कितना आया, 1 आया। 11001, 11001, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ठीक ना। 11001, 11001। 33 नंबर क्वेश्चन था 11001, 11001 ऑप्शन नंबर सी में है। 11001 ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जब जाते हैं तो उस स्थिति में घटता है। क्या होता है, घटता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, घटता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा AT होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर की जो श्रेणियां होती है वो दृश्य भाग में पाई जाती हैं। बामर श्रेणी किस भाग में पाई जाती है, दृश्य भाग में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, तो बामर श्रेणी। लाइमन श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में। पाषाण, ब्रैकेट और फुंड की जो श्रेणियाँ होती है वो अवरक्त भागों में पाई जाती हैं। पाषाण, ब्रैकेट और फुंड, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड की श्रेणियाँ अवरक्त भागों में पाई जाती है। लाइमन की जो श्रेणी होती है वो पाई जाती हैं पराबैंगनी भाग में। बामर की जो श्रेणी होती है वो दृश्य भाग में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निकट दृष्टि
दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस का। उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष में दूर होता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। अब बेलनाकार लेंस जो है वो अबिंदुकता को दूर करने के लिए लगाया जाता है, ठीक ना। अब बाईफोकल लेंस जो होता है वो जरा दूरदर्शिता में, बाईफोकल लेंस किस में? जरा दूरदर्शिता में लगाया जाता है। तो समझ गए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। ये चिन्ह देख करके बताना है कि कौन सा गेट है। तो ये चिन्ह देख करके हम कह सकते हैं कि ये एंड गेट का व्यंजक है। किस गेट का व्यंजक है? एंड गेट का व्यंजक है, ठीक ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा, ठीक ना, ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होता है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √r² प्लस L² ω²। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है? √r² प्लस L² ω² होता है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा √r² प्लस L² ω² होता है। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। अब 2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। इसके बाद दिया गया है कि 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? अर्धायु औसत आयु के बराबर होता है, ये बिल्कुल गलत है। अर्धायु 2 गुणे औसत आयु होता है, ये भी गलत है। अर्ध आयु ये 1.69 नहीं होता है, ये इसी तरह से गलती हो जाएगा। अर्ध आयु चौथा नंबर सही हो जाएगा। अर्ध आयु जो है 0.6931 गुणे औसत आयु के बराबर होता है। अर्ध आयु किसके बराबर होता है? 0.6931 गुणे औसत आयु के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? तो बिल्कुल 0 होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके 42 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप जीरो फिजिक्स चैनल पर देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से है, और इसे आप देख लेंगे तो अवश्य ही आपकी परीक्षाएं बहुत विधिवत तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। बेहतर अंक प्राप्त करने हेतु आप जरूर इस प्रश्नों को देखें।